आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का दोस्तों सोशल साइंस। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 मार्च को आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर होना है। और दोस्तों ये पेपर आप लोगों का एंड पेपर है, यानी कि अंतिम पेपर है। दोस्तों सबसे लास्ट में पेपर क्या है, सामाजिक विज्ञान का है। तो आइए देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान 2025 का दोस्तों किस तरीके से पेपर आने वाला है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या है इसका पहला क्वेश्चन और किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से दोस्तों इसके जो मैप के क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरीके से फिल करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अच्छे से इसको समझें। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुविकल्पी श्रेणी का। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए एवं अपने OMR शीट में फिल कीजिए। दोस्तों कह रहा है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। दोस्तों क्या कह रहा है कि जो ऑटो वॉन बिस्मार्क हैं उनका संबंध किस देश से है, क्या इटली से है, जर्मनी से हैं, फ्रांस से हैं, या फिर वो ब्रिटेन से हैं। तो दोस्तों जो ऑटो वॉन बिस्मार्क हैं वो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों, वो जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों ऑटो वॉन बिस्मार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, जर्मनी के एकीकरण के लिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑटो वॉन बिस्मार्क किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों, जर्मनी के एकीकरण में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसी वजह से ऑटो वॉन बिस्मार्क को दोस्तों याद किया जाता है, वो वहां पर फेमस है दोस्तों, जर्मनी में एकीकरण के लिए माने जाते हैं। फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो दोस्तों कोई हो ही नहीं सकता है। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है, महात्मा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, या गोपाल कृष्ण गोखले जी को। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और ये शायद प्रत्येक बच्चे को, जो भी भारत में दोस्तों जन्म लेता है, उस बच्चे को ये पता है कि भाई राष्ट्रपिता तो केवल एक ही है और वो कौन है, गांधी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, दोस्तों क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया, 1920 में, 1929 में, 1930 में, या 1942 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या होगा कि दोस्तों जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई वो कब की गई दोस्तों, तो वो की गई 1929 में। कब की गई दोस्तों, 1929 में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, कह रहा ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। दोस्तों ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था, जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, कार्न आयात पर नियंत्रण, या उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो चौथा है उसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों में आक्रोश हो गया था, विरोध हो गया था, इस वजह से कार्न कानून को समाप्त किया गया। कहाँ पर दोस्तों, ब्रिटेन में। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है, कह रहा कि गुमास्ता क्या है। दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर पांचवा बच्चों कह रहा है गुमास्ता क्या है। तो दोस्तों गुमास्ता कोई बुनकर है क्या, कपड़ा व्यवसायी है क्या, वेतनभोगी कर्मचारी है क्या, या उपरोक्त उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम आप लोगों को बता देते हैं गुमास्ता क्या होता है। फ्रेंड्स गुमास्ता क्या होता है, गुमास्ता लाइसेंस महाराष्ट्र के किसी भी कार्य में, दोस्तों महाराष्ट्र में यदि हमें किसी भी कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए हमें एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसके लिए हम लोग बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, गुमास्ता कहलाता है। या जो दोस्तों कर्ज लेता है, दोस्तों क्या है, जो कर्ज लेता है और कार्य करने में लोगों को दोस्तों क्या कर्ज वसूली करता है, या कर्ज वसूली करने में जो लोग सक्षम होते हैं, यानी कर्ज वसूली करने में जो लोग सक्षम होते हैं उन लोगों को गुमास्ता कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पांचवें का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर छठवां देख लेते हैं क्या है, कह रहा जर्मन व्यापारी जोहान गुटेनबर्ग के पुत्र ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी थी। दोस्तों जर्मन वैज्ञानिक, दोस्तों जर्मन व्यापारी थे जो जोहान गुटेनबर्ग, उन्होंने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी थी, कुरान छापी थी, बाइबिल छापी थी, 95 स्थापनाएं की थी, या धार्मिक व्याख्यान किए थे। तो फ्रेंड्स जर्मन व्यापारी जोहान गुटेनबर्ग के जो पुत्र थे उन्होंने सबसे पहले जो पुस्तक छापी थी उस पुस्तक का नाम है बच्चों क्या, बाइबल। उस पुस्तक का नाम क्या है, बाइबल। तो क्वेश्चन नंबर छठवें का बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाइबल, उसे क्या दोस्तों कहेंगे हम लोग, बाइबल के नाम से जानेंगे। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सातवें की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सातवां कह रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैवी संसाधन है। दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैवी संसाधन है, चट्टानें हैं, पशु हैं, पौधे हैं, या फिर मछलियां हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जैविक संसाधन क्या होते हैं और अजैविक संसाधन क्या होते हैं। तो बच्चों जहां पर जैविक संसाधन होता है वहां पर जीव होता है, जीवन,
संभव होता है। जहाँ पर अजैविक संसाधन होते हैं वहाँ पर निर्जीव होते हैं, जीवन संभव नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहाँ पर जीवन है? पौधों में जीवन है, पशुओं में जीवन है, मछलियों में जीवन है, लेकिन चट्टानें कैसी हैं? निर्जीव हैं। तो अजैविक संसाधन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, आइए समझ लेते हैं। कह रहा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? बच्चों क्या पूछ रहा है कि सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो भाई किस राज्य में है? असम में है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, या फिर मध्य प्रदेश में है? तो फ्रेंड्स सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य का स्थित है। दोस्तों मध्य का एक डेल्टा है, और विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन के नाम से ही जाना जाता है। बच्चों क्या है? सुंदरवन के नाम से क्या जाना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो फ्रेंड्स सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट ऑप्शन होगा बच्चों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वायुमंडल को कितना प्रतिशत भाग, वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? बच्चों क्या है? वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है वह समुद्री जल के रूप में उपलब्ध होता है? 95%, 96%, 97.5% या फिर 98%? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या बन जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 के बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी 297.5%। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? दोस्तों रबी की फसलों में कौन आता है? जैसे गेहूं है, चना है, इस तरह की जो फसलें होती हैं ये किसमें आती हैं? रबी में आती हैं। तो दोस्तों जो रबी की फसलें हैं बोने का समय क्या होता है? अब ये क्वेश्चन तो बच्चों जो किसान दोस्तों घर के लोग बच्चे हैं वो आसानी से इस क्वेश्चन को पकड़ कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों क्या है? रबी की फसलें यानी गेहूं कब बोया जाता है दोस्तों? अक्टूबर दिसंबर में, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, या अगस्त सितंबर में? तो बच्चों इस क्वेश्चन का एकदम से हलवा पूरी के तरीके से ऑप्शन है क्या है दोस्तों? अक्टूबर और दिसंबर के मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है, कह रहा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो बच्चों आप लोगों को बता दें कि ऊर्जा के दो तरह के स्रोत होते हैं, एक होता है परंपरागत स्रोत और एक होता है गैर परंपरागत स्रोत। दोस्तों परंपरागत स्रोत क्या होता है? जिसे हम लोग अनवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं, और गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है? जिसे हम लोग अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख लेते हैं कि नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय क्या होते हैं। तो दोस्तों परंपरागत जो है वो आता है गैर अनवीनकरणीय। दोस्तों किसमें आता है? अनवीनकरणीय में परंपरागत आता है। तो दोस्तों ये क्या है? यानी जो पुराने समय से वही ऊर्जा के स्रोत चले आ रहे हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं परंपरागत। जिसमें से दोस्तों कैसे, जैसे कोयला हो गया दोस्तों, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस तरह से जो चीजें हैं ये परंपरागत स्रोतों में आती हैं। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं इसमें कह रहा है कि परंपरागत स्रोत है तो कौन सा है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया भूतापी ऊर्जा। दोस्तों क्या दिया गया है? भूतापी ऊर्जा। फिर दोस्तों दिया गया है ज्वारी ऊर्जा, फिर दिया गया है बायोगैस, फिर दिया गया दोस्तों प्राकृतिक ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर तो बच्चों बन जाएगा सी नंबर। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्राकृतिक गैस दोस्तों हो जाएगा। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या होगा? प्राकृतिक गैस होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो बाकी है ये सब क्या है? ये गैर परंपरागत है, यानी ये सब नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है, और ये जो है ये अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है प्राकृतिक गैस के रूप में। फिर फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, चीनी है, या फिर पटसन है? तो बच्चों जो निम्नलिखित में से जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है वो होता है सीमेंट के लिए। किसके लिए बच्चों? सीमेंट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चूना पत्थर जो है दोस्तों वो सीमेंट के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 13 नंबर दोस्तों कह रहा भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? क्या कह रहा बच्चों? कह रहा कि भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? तो दोस्तों रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है, या फिर जल परिवहन है? तो फ्रेंड्स भारत में जो सबसे बड़ा दोस्तों जो दोस्तों परिवहन है, यानी जो सबसे ज्यादा दूर तक परिवहन फैला है दोस्तों वो है भारत का सड़क परिवहन। तो कौन सा है? भारत का सड़क परिवहन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा बी नंबर।
क्वेश्चन नंबर 13 का भी राइट ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी ये भी क्या है, सड़क परिवहन। यानी दोस्तों पूरे देश में सड़कें बनी हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए दोस्तों ये एकदम से सुटेबल तरीका होता है। अब दोस्तों रेल परिवहन तो हर जगह नहीं पहुंच सकता है, वायु परिवहन भी हर जगह नहीं पहुंच सकता है, जल परिवहन तो दोस्तों बस केवल सी पोर्ट में ही जा सकते हैं, यानी हम लोगों के उन्हीं स्थानों पर सुलभ है जहां पर दोस्तों जो समुद्री इलाके हैं। बाद बाकी दोस्तों आप लोगों के कानपुर या लखनऊ में तो जल परिवहन बन नहीं सकता, यहाँ पर तो कोई शिप आ नहीं सकते हैं दोस्तों, नदियों में तो चला जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर बड़े शिप नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा सड़क परिवहन। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कहाँ पर संघात्मक शासन नहीं है। भारत में नहीं है, बेल्जियम में नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है, या फिर श्रीलंका में नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि भाई भारत के अलावा कहाँ कहाँ पर जो है वो दोस्तों क्या संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं लगाई गई है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर संघात्मक शासन नहीं है। तो दोस्तों भारत में है, बेल्जियम में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, लेकिन दोस्तों कहाँ पर है, श्रीलंका में भाई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी श्रीलंका ही इसका सही आंसर होगा। फिर दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा कि 15वां क्वेश्चन कह रहा बच्चों, कह रहा संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। बच्चों संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें से कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 20 भाषाएं हैं, 21 भाषाएं हैं, और यहाँ पर 22 भाषाएं हैं, या फिर 23 भाषाएं हैं। तो बच्चों आप लोगों को बता दें कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं को मान्यता दी गई है दोस्तों वो है 22। कितनी है बच्चों, वो भाषाएं हैं 22। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। वो कितनी भाषाएं हैं, वो भाषाएं बच्चों आती हैं 22 की श्रेणी में, यानी 22 ऐसी भाषाएं हैं जो संविधान की श्रेणी में मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं। अब आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दिया गया है 16। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, 16 दिया गया है। आइए देख लेते हैं भाई। कह रहा बच्चों क्वेश्चन कह रहा एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। दोस्तों क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा कि एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। किसे बढ़ावा देती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देती है, अधिनायकवादी व्यवस्था को बढ़ावा देती है, या कुलीन तंत्र को बढ़ावा देती है, या फिर वो राजतंत्र को बढ़ावा देती है। तो फ्रेंड्स जो एक दलीय व्यवस्था होती है वो अधिनायकवादी व्यवस्था को बढ़ावा देती है। किसे बच्चों देती बढ़ावा, अधिनायकवादी व्यवस्था को ही बढ़ावा देती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। दोस्तों भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर की गई है, लोकसभा में की गई है, विधानसभा में की गई है, मंत्रिमंडल में की गई है, या फिर पंचायती राज संस्थाओं में की गई है। तो बच्चों भारत में जो महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो की गई है पंचायती राज की संस्थाओं में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। बच्चों भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, बहुजन समाज हो ही नहीं सकता बच्चों, ये ऐसी पार्टी है कि बहुजन समाज के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे सकती है। क्रांतिकारी लोकतंत्र, ये भी इसके बस की बात नहीं है फ्रेंड्स। फिर दोस्तों क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बस दोस्तों ये बात एकदम से क्लियर है इस पार्टी के लिए। आधुनिकता तो इसमें है नहीं दोस्तों, क्योंकि सब वही पुरानी चीजें चल रही हैं, कोई नया डेवलपमेंट है नहीं। फिर दोस्तों क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसके अंदर भरा है, एकदम से कूट कूट कर भरा है, यानी सांस्कृतिक दोस्तों जो विरासत है उन सब चीज़ों के बारे में ये पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब आइए बढ़ते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है। क्या कह रहा है बच्चों, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है। धनी व्यक्तियों का शासन, ये भी एक अवगुण है। दलों में व्यक्तिवाद, ये तो बहुत ज़्यादा दोस्तों प्रेजेंट टाइम में है। दलों में व्यक्तिवाद, जात पात, भेदभाव, ये सारी चीज़ें एकदम से दोस्तों चल रही हैं। बहुसंख्यक की प्राथमिकता, बिल्कुल बच्चों यही बात है, जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं उन्हीं की बात मानी जाती है। जो कोई अपना संघ बनाए हैं बस वही अपना झंडा ऊंचा किए हैं दोस्तों, और जो नीचे तबके के लोग हैं उनको वरीयता नहीं दी जा रही है। फिर फ्रेंड्स क्या है, ये सभी। तो बस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो यही होगा कि ये सभी, यानी निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है। तो ये सारे जो हैं ये सभी अवगुण ही हैं, लोकतंत्र में इसमें किसी का भला नहीं छुपा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां देख लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक है। तो विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है बच्चों, जब विकास होगा तो विकास किस पर आश्रित होता है, हम लोगों की आय पर।
हम लोग जितना पैदा करेंगे दोस्तों, जितना कमाएंगे, वो हमारे विकास में कार्य करेगा दोस्तों, देश के विकास में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों। जो व्यक्ति की आय होती है वह देश या राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे, उन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों जैसे देख रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या है फ्रेंड्स, कह रहा कि असहयोग आंदोलन के कारण उनके प्रभावों को लिखिए, या प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर हैं, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व को लिखिए, भारत में पाई जाने वाली इन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फिर क्या है, भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को समझाइए। फिर दोस्तों दीर्घ उत्तरी में लिखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया और क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण बताइए, संघवाद का अर्थ क्या है, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने हैं, विकास की अवधारणा बतानी है, भारत में उपभोक्ता बताना है दोस्तों, उपभोक्ता आंदोलन का परिचय देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आइए बच्चों देख लेते हैं मानचित्रकार। दोस्तों क्या है, मानचित्र प्रश्न, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, और इनको हम लोग अच्छे से समझेंगे भाई कि ये क्वेश्चन हम लोगों को किस तरीके से करने हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, दिया गया है कि दिए गए भारत के मानचित्र में फ्रेंड्स आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक मानचित्र दिया जाएगा, जिसमें एक साइड भारत का नक्शा बना होगा और दूसरे साइड संसार का नक्शा बना होगा। तो बच्चों हमें किस नक्शे को प्रयोग करना, किस मैप को हम लोगों को प्रयोग मिलना है, तो फ्रेंड्स हम लोग जो मैप प्रयोग मिलेंगे वो हम लोग लेंगे इंडिया का मैप। दोस्तों क्या है, इंडिया के मैप को हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग में लेंगे, और उसी में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को फिल करेंगे। दोस्तों क्या करना है, यदि मैप उसी में कॉपी में आप लोगों के पहले से स्पेच हो तो दोस्तों वहीं पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यदि वहाँ पर लगा ना हो तो दोस्तों हम लोग जिस पेज में दोस्तों क्वेश्चन करेंगे उसी पेज में दोस्तों हम लोगों को मैप भी इनपुट करना होगा, क्योंकि दोस्तों एक साइड क्वेश्चन लिखा हो और जस्ट उसके दूसरे साइड जो है वो मैप के क्वेश्चन हो। जैसे दोस्तों कॉपी होती है 20 में से 2 पेज होते हैं, तो यदि हम लोग बाएं साइड दोस्तों क्या करें, प्रश्नों को लिखें, और दाएं साइड क्या करें, उस मैप को लगा दे, तो दोस्तों सामने क्वेश्चन लिखा होगा और इस साइड मैप बना होगा, ताकि हम लोग आसानी से, जो भी टीचर कॉपी चेक करेगा आसानी से उसको मिलान कर पाएगा, उसे कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर मैप का क्या है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दोस्तों कह रहा है कि वह स्थान जहां पर सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान कौन है, तो फ्रेंड्स वह स्थान है दोस्तों, क्या है वह स्थान, तो वह स्थान है बच्चों कोलकाता। कौन सा स्थान है फ्रेंड्स, वह स्थान है कोलकाता, यानी कोलकाता में 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई। दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, वह स्थान जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई। दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग कहां पर की गई, वो दोस्तों की गई 1929 में। 1929 में दोस्तों अधिवेशन कौन था, वो लाहौर अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में बच्चों, लाहौर अधिवेशन में। आइए बच्चों फिर से लिख देते हैं थोड़ा यहाँ पर, 1929 लाहौर लाहौर अधिवेशन में। तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया गया है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन तोड़ा। दोस्तों क्या है, वह स्थान जहां पर महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन को तोड़ा। तो दोस्तों वह कौन सा स्थान था, वह था दोस्तों दांडी स्थान। दोस्तों क्या है, दांडी तट। कौन सा दोस्तों, दांडी तट गुजरात में पाया जाता है। तो दोस्तों वह स्थान जहां पर महात्मा गांधी ने क्या किया, नमक कानून को तोड़ा, दांडी तट। और दोस्तों इन क्वेश्चंस को हम लोग लिखेंगे भी और साथ में ग्राफ में भी दर्शाएंगे भी। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया गया है, वह स्थान जहां नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया। दोस्तों क्या है, वह स्थान जहां पर नील की खेती में दोस्तों किसानों ने क्या किया, सत्याग्रह किया। वो दोस्तों किस किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों प्रसिद्ध है 1917 के लिए। 1917 में दोस्तों क्या है, चंपारण बिहार। कौन सा दोस्तों, चंपारण बिहार, जहां पर दोस्तों नील की खेती के लिए दोस्तों गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया, और गांधी जी इस नेतृत्व से एकदम से पूरे देश में हीरो बनकर उभरे। दोस्तों क्या है, इस नेतृत्व से गांधी जी पूरे देश में हीरो बनकर उभरे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी, भाई इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो नहीं होगा, यानी वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वह कौन है बच्चों, वह है लखनऊ नगरिया। दोस्तों क्या है, लखनऊ है भाई वो।
जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए और दोस्तों इनको हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है 1/2 + 1/2। दोस्तों यदि आधा नंबर मिलेगा जब हम लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में, और आधा नंबर मिलेगा जब हम लोग इसको मैप में दर्शाएंगे भी, तब दोस्तों हमें पूरा 1 अंक मिलेगा। यदि आप लोग केवल मैप में दर्शा देते हो, अपनी नोटबुक में नहीं लिखते हो, तो आप लोगों को केवल आधा अंक प्रदान किया जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को नोटबुक में भी लिखना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में। बच्चों क्या है, जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए दोस्तों मैप नहीं अलाउ होता है, तो इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें ऊपर लिखा है कि केवल दृष्टिबाधित, और दोस्तों आप लोगों की तो दृष्टिबाधित है नहीं भाई, आप लोगों की तो नॉर्मल दृष्टि है, तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे दोस्तों, यानी 9 का हम लोग कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। 9 का खा नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 9 का जो ये खा नंबर दिया गया है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा राजस्थान की राजधानी बताओ भाई। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि राजस्थान की राजधानी बताइए। अब राजस्थान की राजधानी तो भाई क्या है, हम लोग जानते हैं जयपुर है दोस्तों। क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो जयपुर में ब्लैक कर देंगे दोस्तों। जयपुर देखेंगे कि जयपुर कहाँ पर है, उसी में जाकर जयपुर को दर्शा देंगे दोस्तों मैप में। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र बताना है। क्या बताना है बच्चों, चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र। तो दोस्तों चाय उत्पादन कहाँ होती है, असम में होती है। कहाँ पर फ्रेंड्स, असम में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो 2 जगह दोस्तों क्या है, चाय उत्पादन होती है, असम या फिर पश्चिम बंगाल। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र बताइए। दोस्तों क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा कि मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र बताइए। तो दोस्तों मैग्नीज उत्पादन देख लेते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर मैग्नीज उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा है, मैग्नीज उत्पादन का क्षेत्र में बताना है। तो दोस्तों मैग्नीज उत्पादन का क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों, ये है उड़ीसा में। दोस्तों कहाँ पर है, उड़ीसा। उड़ीसा दोस्तों कहाँ पर है मैग्नीज उत्पादन का क्षेत्र, उड़ीसा में। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। कह रहा है फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रेंड्स कि कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र बताइए। दोस्तों हम लोगों ने पहले चौथा बता दिया दोस्तों, तीसरा भूल गए थे। आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है फ्रेंड्स, कह रहा है कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र बताना। दोस्तों क्या करना है, कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र बताना है दोस्तों। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, ये है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। दोस्तों क्या है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, बोईसर महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स कहाँ पर है, बोईसर महाराष्ट्र में है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। फिर दोस्तों देख लेते हैं हीराकुंड बांध कहाँ पर है। दोस्तों क्या है, हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों जो हीराकुंड बांध है वो है उड़ीसा महानदी पर बना है। कहाँ पर बना है बच्चों, उड़ीसा महानदी पर बना है हीराकुंड महाबांध दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, 2025 का जो संभावित क्वेश्चन पेपर है दोस्तों उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स इससे बहुत ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और हो सकता है। इस दोस्तों जो ये पेपर है, संभावित पेपर है दोस्तों, वायरल पेपर कह सकते हैं आप लोग। इससे जो मैप के क्वेश्चन है दोस्तों, वो काफ़ी सारे मैप के क्वेश्चन आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अच्छे और केयरफुल तरीके से देखें, और दोस्तों अच्छे से पेपर दें। आप लोगों का ये लास्ट पेपर है, अच्छे से पेपर बनाएं, अच्छी राइटिंग का प्रयोग करें। और दोस्तों सोशल साइंस के पेपर में आप लोगों को रुकना नहीं है, आप लोगों को हाथ बंद नहीं करना है। जितनी चीज़ें आप लोगों को आ रही हैं उनको भी लिखें, जो चीज़ें नहीं आ रही उनको आप लोग बनाकर लिखने का प्रयास करें। दोस्तों यदि आप लोग रुकते नहीं हैं, पूरा 3 घंटा दोस्तों आप लोग लिखते रहते, तो यकीन मानिए आप लोगों के अंक अच्छे आएंगे। और यदि आप लोग लिखना बंद कर देंगे तो फिर भाई अंकों का ग्राफ भी बंद हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को रुकना नहीं है, लिखते रहना है। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद में दोस्तों हम लोग मिलेंगे जब आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा दोस्तों, या उसके बीच में आप लोगों के रिजल्ट से संबंधित बहुत सारी जो जानकारियाँ होंगी वो आप लोगों तक शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। जय हिंद, टेक ऑफ केयर दोस्तों।